तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कल पूछे जाने की संभावना है। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप कल हिंदी की परीक्षा देने जाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कहीं ऐसा हो जाए कि आपका प्रश्न छूट जाए। इसलिए बच्चों सभी के सभी प्रश्न आप देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक ना। तो देखिए कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के जरिए कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि प्रेम की मधुर क्षणों को सबके सामने नहीं बताया जा सकता। कवि कहते हैं कि ये जो प्रेम के जो क्षण हैं, जो ये हमारे जो खुशियों के जो पल थे, वो सभी के सामने जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ पर्सनल भी हैं जिसे हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, सबके सामने हम उसकी बखान नहीं कर सकते, ठीक ना। कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मतलब मैं कैसे बताऊं सबको कि अपने प्रेम की कहानी, अपने उस समय बीते हुए कहानी, यह मैं सबके सामने कैसे कहूँगा, ठीक ना। कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने मधुर क्षणों को सबके सामने नहीं बता सकता। कवि को लगता है कि ये जो क्षण हैं, ये जो पल हैं, वो निजी हैं, इन्हें सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, सबको इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, ठीक ना। और इन्हें किसी चीज कवि को लगता है कि यह क्षण किसी के साथ भी साझा करने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी के साथ साझा नहीं किया जाता, ठीक ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस जरिए कवि कहते हैं कि हम सबके साथ इसको शेयर नहीं कर सकते। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, ठीक ना। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। बच्चों क्या क्या विशेषता बताई है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद से कभी नहीं करते। क्या कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं, वे अपनी बड़ाई कभी खुद से नहीं करते। वे शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने की बजाय वीरता दिखाते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि शत्रु जब सामने खड़ा हो तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकना जैसे रावण करता था, परशुराम करता था। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं। जैसे आप क्या कितने पढ़ाकू हैं ये किसी को बताने से नहीं होगा बच्चों, आपको नंबर ला के दिखाना होगा, नंबर ला के आपको जवाब देना होगा कि हम पढ़ने में तेज है, हम वो ऐसे छात्र हैं जो नंबर ला करके दिखाएंगे, ठीक ना। तो कितने लोग इस जोश के साथ परीक्षा लिखने जाएंगे, एक बार कमेंट जरूर करके बताएं कि भैया हम हैं, ठीक ना। आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं आपके लिए, ठीक ना। बच्चों आप अगर बढ़िया से अगर एग्जाम लिखते हैं, आप अगर बढ़िया से अगर एक कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए प्रतिदिन इस तरह का वीडियो लेके आएंगे ताकि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो क्या लिखेंगे कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय वो क्या करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं, ठीक ना। वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा का भाव भी क्या होता है बच्चों, भरपूर होता है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। बच्चों क्या लिखेंगे कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तो क्या है, कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया, निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया है। क्या क्या है, तो वह कहते हैं कि सोते जागते दिन रात बस कृष्ण को ही अपने ध्यान में रखते। वो कहते हैं कि सोते जागते दिन रात हम कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, सोते जागते दिन रात बस कृष्ण का ही सपना आता है। वो कहती हैं कि हम ठीक हारिल की पक्षी की तरह हैं, जैसे एक हारिल की पक्षी पैर में एक लकड़ी का तिनका हमेशा
पकड़ा रहता है, उसी प्रकार कृष्ण को भी ये लोग पकड़े हुए हैं, मन में जकड़े हुए हैं और ये दिन रात कृष्ण कृष्ण ही जपते रहते, कान्हा कान्हा ही जपती है। वे कहती है कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से सनी हुई है जैसे गुड़ से चिटिया लिपटी रहती है। वो कहते हैं कि हम उस प्रकार से तुमसे सन्नी चिपके हुए हैं जिस प्रकार से एक गुड़ में एक चींटी चिपकी हुई रहती है। वो जानती है कि इस गुड़ से लिपटने के बाद उसका मृत्यु तय है, फिर भी वो गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती, वो उससे चिपकी रहती है। ठीक ना। गोपियाँ ने उसी प्रकार वो भी चिपकी रहती है। गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से क्या करके रखा है, पकड़ करके रखता है। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती है तो उनका धैर्य क्या हो जाता है, टूट जाता है। उनको लगता है यार ये क्या हो गया हमारे साथ, उनका मन बैठ जाता है और वो व्यथित हो उठती, वो दुखी हो उठती है। और गोपियाँ कृष्ण से उद्धव से कहती है कि यह जो सूचना है वो कृष्ण को जा करके पुनः सुना दो, हम उसे भूलने वाले नहीं हैं। ठीक ना। वो हमें भूल जाए ये भले मंजूर है, लेकिन हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा है बच्चों, तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से उसे भिन्न बनाता है, यानी कि अलग बनाता है। ठीक ना। फागुन में ऐसा क्या होता है, तो देखिए फागुन का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है। यह एक ऐसा मौसम है जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है। ठीक ना। यह एक ऐसा मौसम है जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है। ठीक ना। जगह जगह फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधों में पुराने पत्ते झड़ कर नए पत्ते निकलने लगते हैं। धरती में सर्वत्र यानी कि चारों तरफ फूल खिले रहते हैं। ऐसा सौंदर्य हमें अन्य ऋतुओं में दिखाई नहीं देता। ऐसा और कोई भी ऋतु में हमें देखने को नहीं मिलता जैसा हमें फागुन के महीने में देखने को मिलता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, चारों तरफ पुराने पत्ते झड़े जाते हैं और नए पत्ते सभी पौधों में उगे हुए दिखाई देते हैं। ठीक ना। तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ यानी कि ये धरती दुल्हन की तरह सजी हुई है। ठीक ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता से मेरी आंख हट नहीं रही है। ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक ना। इस कविता के माध्यम से बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखिए कवि जो कहते हैं, कवि जो है वो बादल को संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक के रूप में माना है कि अगर बादल इस धरती पे नहीं बरसेगा तो इस धरती पे जीवन काल ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए बादल को जीवन का प्रतीक माना है। बादल से वो बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का क्या मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है। तो इस कविता में कवि ने बादल कविता के माध्यम से जीवन प्रदायनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बादल जीवों में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कभी इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की भी बात कहती है। ठीक ना। कभी इसमें गर्जना के साथ साथ क्या कहती है, तो गर्जना के साथ बरसने का भी बात कहती है। इसलिए बादल संघर्ष का भी क्या बना है, तो संघर्ष का भी प्रतीक बन के उभरा हुआ है। ठीक ना। बादल को वह संघर्ष का भी प्रतीक मानती है। ठीक ना। कौन, तो कवि। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो देखिए कविता में जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में प्रेयसी के रूप में, अपने प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है। वह कहते हैं कि कवि ने अपने सपनों को सुंदर और सकारात्मक चित्रों के जरिए दिखाया है। कवि ने अपने सपनों में शांति, प्रेम और समृद्धि की भी कल्पना की है। देखिए किस तरह से उन्हें व्यक्त किया है। तो कवि कहते हैं कि मुझे वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया था। मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसका मैं सपना देखा करता था। ठीक ना। मुझे वो सुख मिला ही नहीं।
जो सुख मेरे गले लगते लगते मुझसे मुस्कुरा कर जो दूर भाग गया, मुझे वो सुख मिला ही नहीं। उस अपने जीवन में वह जो सुख का सपना देखा था वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, यानी कि उसे कभी वो सुख मिला ही नहीं। ठीक ना। कहते हैं कि कवि ने अपने सपनों को प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समरसता के रूप में क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। ठीक ना। कवि अपने सपनों को प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय भावनाओं और सामाजिक समरसता के रूप में क्या किया बच्चों, तो अभिव्यक्त किया है। ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि फसल को हाथों के स्पर्श और स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों क्या है कि फसल को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श ही काफ़ी है। ठीक ना। आप कोई भी फसल देखते हैं, कोई भी सब्जी आप जो उगा रहे हैं या जो आप खा रहे हैं, उसमें किसानों की मेहनत की आवश्यकता होती है, उसके हाथों की स्पर्श की आवश्यकता है, तभी वो फसल आज हम खा पा रहे हैं, जो भी हम हरा भरा सब्जी खा रहे हैं। ठीक ना। जिसके कारण फसल बढ़ती है और वो फलती फूलती। इसलिए कभी फसल को क्या कहते हैं, हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक ना। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो क्या लिखेंगे कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कौन कौन से, देखिए लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया। जब लेखक ने बच्चे की मुस्कान को देखी तो उसे ऐसा लगा, बच्चे को वो कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया है। और ऐसा लग रहा है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर कि चट्टान पिघल कर क्या बन गया बच्चों, तो चट्टान पिघल करके पानी बन गया है। ठीक ना। क्या कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चट्टान पिघल करके पानी बन जाता है। वे कहते हैं कि बबूल के पेड़ से ऐसा लगता है कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुस्कान देखकर कि बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए हैं। ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से आखिर क्यों नहीं हट रही है। ठीक ना। कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखिए फागुन का जो महीना होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि अत्यधिक वो आकर्षक होता है। उस समय क्या होता है फागुन के महीने में कि पेड़ पौधे नई नई पत्तियां लेकर के आती है। ठीक ना। पुराने पत्ते को झड़ा देती है और नई नई पत्तियां खिलती है, नए नए फूल खिलते हैं। ठीक ना। फूल लगे रहते हैं चारों तरफ। धरती में प्रकृति की सुंदर रूप ही हमें नज़र आता है, यानी कि चारों तरफ धरती हमें कैसा दिखता है, तो हरा भरा और सुगंधित, चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और यही कारण है कि कवि को इसके रूप और सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं और उसकी सुंदरता से कवि की आँख हटती ही नहीं। ठीक ना। और यही कारण है कि कवि की आँख प्रकृति की सुंदरता से नहीं हटती है, फागुन की सुंदरता से नहीं हटती है। तो वही है कि फागुन का सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक होता है। इस महीने में पेड़ और पौधे में नई नई पत्तियाँ उगी रहती है। ठीक ना। फूल लगे रहते हैं, चारों तरफ धरती में प्रकृति का सुंदर रूप हमें नज़र आता है। ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। आखिर इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि अत्यधिक तापमान के बढ़ने के कारण धरती के सभी जीव जंतु क्या हो गए हैं, आज व्याकुल हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। ठीक ना। उसमें जीवन के प्रति आशा और उत्साह का उमंग क्या हो गया है, खत्म सा हो गया है। जैसे हम देखते हैं किसान को जब उसका
खेत सूखा हुआ है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी विपदा है, ठीक ना। उसके जीवन प्रत्याशा खत्म सी हो गई है। उनके जीवन में फिर जैसे पहले जैसे उमंग और उत्साह भरने के लिए क्या आवश्यक है, बारिश का होना बहुत ही जरूरी है। चूँकि उत्साह कविता बादल को संबोधित करता है, अतः कविता का शीर्षक क्या रखा गया है बच्चों, उत्साह रखा गया है। क्या रखा गया है, उत्साह रखा गया है। तो इस तरह अभी हम लोगों ने 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे और फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।